हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कोहर्ट स्टडी। अब जैसा कि हमें पता है कि कोहर्ट स्टडी किस टाइप की स्टडी होती है, इट इज़ अ ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी। अब ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल में हम किस पे वाई एंड हाउ द डिसीज़ स्प्रेड ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। और अब इसमें क्या ये हमें क्या देता है, प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड द आउटकम। तो जो कोहर्ट स्टडी होती है वो हमें एविडेंस देती है बिटवीन द एसोसिएशन ऑफ एक्सपोजर एंड आउटकम। और इस कोहर्ट स्टडी को हम कब परफॉर्म करते हैं, आफ्टर द केस कंट्रोल स्टडी। कब परफॉर्म करते हैं, आफ्टर द केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है। इतना बेसिक हो गया। अब कोहर्ट क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कोहर्ट होता क्या है। कोहर्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स शेयरिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेम कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोहर्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्थ कोहर्ट, कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर डे पर या पर्टिकुलर टाइम पर कितने पर्सन या कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसे बोलते हैं बर्थ कोहर्ट। और दूसरा है मैरिज कोहर्ट, इसका मतलब कि जैसे आज के दिन कितने लोगों की शादी हुई एक साथ, तो इस तरह तो बोलते हैं इसको मैरिज कोहर्ट, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गए, बर्थ कोहर्ट और मैरिज कोहर्ट। अब बात करते हैं प्री रिक्विसाइट ऑफ अ कोहर्ट, मतलब कोहर्ट को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट क्या होती है। पहला क्या है कि फ्री फ्रॉम द डिसीज़ अंडर स्टडी, मतलब जिस भी ग्रुप को या जिस भी इंडिविजुअल को हम ले रहे हैं वो डिसीज़ फ्री होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा क्या है कि जो एक्सपोज्ड है और नॉन एक्सपोज ग्रुप्स हैं ये इक्वली ससेप्टेबल होना चाहिए डिसीज़ के लिए, मतलब दोनों ही इक्वली ससेप्टेबल होने चाहिए, दोनों को एक समान डिसीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इनके बेसिक डिज़ाइंस की। जैसे अगर हम दो ग्रुप्स को लेते हैं, पहला ग्रुप क्या है जो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड है और दूसरा ग्रुप क्या है जो एक्सपोज नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता है कि कोहर्ट स्टडी किस टाइप की स्टडी होती है, प्रोग्रेसिव स्टडी, मतलब इसमें हम समय के साथ साथ चलते हैं। जैसे हमने आज स्टडी शुरू करी तो हम समय के साथ साथ चलेंगे और फ्यूचर तक जाएंगे, मतलब आगे देखेंगे कि आगे क्या प्रोग्रेशन हुआ इसका। तो एक्सपोज्ड रिस्क फैक्टर में क्या होता है कि कुछ को डिसीज़ होती है और कुछ को नहीं होती है। और नॉन एक्सपोज्ड रिस्क फैक्टर में भी क्या होता है, कुछ को डिसीज़ होती है कुछ को नहीं होती है। फिर हम दोनों के रेट को कंपेयर करते हैं, इसी को बोलते हैं कोहर्ट स्टडी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लें कि मान लो कुछ ग्रुप, हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक तो जो अल्कोहल लेते थे और दूसरे जो अल्कोहल नहीं लेते थे, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक, ठीक। अब इनको एक्सपोज किया गया तो फिर हमने देखा कि कुछ ग्रुप में कुछ को CVD है और कुछ को CVD नहीं है, ठीक है, नो CVD। और वहीं दूसरी तरफ देखा कि जो नॉन अल्कोहलिक थे उसमें भी कुछ को CVD हुआ और कुछ को नहीं हुआ। फिर हमने दोनों के रेट्स को कंपेयर किया कि कितने ज़्यादा CVD मतलब केसेस हैं कितने नहीं हैं, ठीक है, दोनों के रेट्स को कंपेयर करते हैं। तो ये हो गया हमारा कोहर्ट स्टडी। अब इसमें स्टार्टिंग ऑफ द स्टडी क्या है, प्रेजेंट टाइम, मतलब प्रेजेंट टाइम हमने आज से मान लो शुरू किया स्टडी, तो आज का टाइम क्या हो गया, स्टार्ट ऑफ द स्टडी। फिर हम दोनों में कंपेयर करते हैं एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड को, ठीक है। अब बात करते हैं सिनोनिम्स ऑफ द कोहर्ट स्टडी। सिनोनिम्स क्या होते हैं, हम कोहर्ट स्टडी को और क्या नाम दे सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी। क्या दे सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी। क्योंकि कोहर्ट दो टाइप के हो सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव में हम समय के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है इसमें बैकवर्ड स्टडी करते हैं। अब इसका और क्या नाम है, कंकरेंट कोहर्ट स्टडी, मतलब मूव पैरेलल विद द टाइम, ठीक है। अब इसके और क्या नाम होते हैं, कॉज टू इफेक्ट या एक्सपोजर टू डिसीज़ या रिस्क फैक्टर टू आउटकम। और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, मतलब कि हम यहाँ पर समय के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। और इंसिडेंस स्टडी बोलते हैं या फॉलोअप स्टडी बोलते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो सब एक इम्पॉर्टेंट है कि फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी। ये फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी दिया गया है, इसमें ये सबसे लार्जेस्ट प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट प्रोस्पेक्टिव स्टडी है फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी। और इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं फॉर द कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ CVD, आउटकम्स ऑब्जर्व्ड एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। तो फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी में क्या जानना है, सबसे लार्जेस्ट स्टडी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो होती है वो सिमिलर होती है कोहर्ट स्टडी से, सिमिलर टू कोहर्ट स्टडी। और इसमें हम कंपेयर करते हैं एक्सपोज और नॉन एक्सपोज को, और जिसमें आउटकम्स होते हैं वो एक्सेस होते हैं फिक्स्ड इंटरवल्स में, मतलब कुछ फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स के बीच में ही आउटकम्स को एक्सेस किया जाता है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी। एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि ये इस्टेब्लिश करता है टेम्पोरलिटी को,
टेम्पोरलिटी क्या होता है कि प्रिसीडिंग इफेक्ट को कॉज करता है, जैसे स्मोकिंग है तो स्मोकिंग लंग कैंसर कॉज करता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें मल्टीपल आउटकम्स होते हैं और ये इंसिडेंस को कैलकुलेट कर सकता है और ये रिलेटिव रिस्क को कैलकुलेट करता है और इसमें रेयर एक्सपोजर होगा जैसे कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो गए, तो ये सब में किस में आते हैं, प्रोस्पेक्टिव में आते हैं। और ये रिकॉल बायस को मिनिमाइज़ करता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रिकॉल बायस को मिनिमाइज़ करता है और इसमें रेयर एक्सपोजर्स होते हैं, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि ये टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा समय लगता है इसमें क्योंकि हम समय के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, कॉस्टली, इसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है और बिगर सैम्पल साइज़ रिक्वायर्ड होता है और इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं और ये रेयर डिसीज़ेस के लिए सूटेबल नहीं होता है। रेयर एक्सपोजर होता है यहाँ पर, याद रखना, लेकिन रेयर डिसीज़ के लिए सूटेबल नहीं होता है। और यहाँ पर दो टाइप के बायस होते हैं, हॉथरॉन बायस और एट्रिशन बायस। इसे हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये है हॉथरॉन बायस और दूसरा है एट्रिशन बायस, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हॉथरॉन बायस क्या होता है, जो सब्जेक्ट मॉडिफाई देयर बिहेवियर ऑन बीइंग ऑब्जर्व्ड। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ऐसे कोई स्मोकर है और स्मोकर को हमने मतलब ऑब्जर्व किया, डॉक्टर ने उसे मतलब प्रॉपर उसको गाइड किया, तो स्मोकर ने स्मोकिंग करना क्विट कर दिया। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा आउटकम है वो अफेक्ट हो जाता है। हो सकता है कि अगर वो स्मोकिंग करता होता तो उसे आगे जाके कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो सकती थी, बट अब उसने स्मोकिंग क्विट कर दिया तो मे भी उसको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इससे हमारा जो आउटकम है वो अफेक्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं हॉथरॉन बायस। बायस मतलब होता है एरर, ठीक है। अब दूसरा होता है एट्रिशन बायस, मतलब लॉस टू फॉलो अप। जैसे कोई किसी को हमने फॉलो अप करने को कहा बट उसने फॉलो अप नहीं किया, तो उससे उसको हम ड्रॉप आउट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनल एनालिसिस। और मैक्सिमम एट्रिशन बायस कितना अलाउड होता है, 5%। तो अगर किसी ने फॉलो अप नहीं किया, मान लो किसी को हमने मेडिकेशन दिया या कुछ भी दिया तो उसने लास्ट तक फॉलो अप नहीं किया, तो ऐसे लोगों को हम फाइनल एनालिसिस से ड्रॉप आउट मतलब बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, उन्हें काउंट नहीं करते हैं। और इसमें मैक्सिमम एरर कितना तक अलाउड है, 5%। और क्या होता है यहाँ पर, एथिकल कंसर्न्स होता है यहाँ पर, एथिकल कंसर्न्स, एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो याद रखने वाली चीज़ें क्या है यहाँ पर कि ये टाइम टेकिंग होता है, कॉस्टली होता है, बिगर सैम्पल साइज रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आते हैं और ये रेयर डिसीजेस के लिए सूटेबल नहीं होता है बल्कि रेयर एक्सपोजर्स के लिए होता है। और मिनिमाइज़ करता है ये रिकॉल बायस को। लेकिन यहाँ पर दो टाइप के बायस होते हैं, जैसे कि हॉथरॉन बायस और एट्रिशन बायस। हॉथरॉन बायस में क्या होता है कि जो पर्सन है या सब्जेक्ट है वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेता है ऑन बीइंग ऑब्जर्व्ड। जैसे एग्जांपल स्मोकर्स क्विट स्मोकिंग टेम्पोरली, ठीक है। और दूसरा एट्रिशन बायस कि वो फॉलो नहीं कर पा रहा है सही से, और इसमें जो ड्रॉप आउट्स होते हैं उन्हें हम एक्सक्लूड कर देते हैं बाहर। और जो मैक्सिमम एट्रिशन बायस होता है वो 5% तक अलाउड होता है बस, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडी की। तो जैसा कि हमने बताया कि कोहॉर्ट स्टडी 3 टाइप की हो सकती हैं। पहला है प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, दूसरा है रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी और तीसरा है मिक्स्ड कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी जो होती है उसको कॉन्करेंट बोलते हैं, मतलब कि वो समय के साथ मतलब टाइम के साथ पैरेलली चलता है। दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी जो नॉन कॉन्करेंट होता है, जो समय के अपोजिट चलता है। और तीसरा है मिक्स्ड कोहॉर्ट स्टडी जो एम्बिस्पेक्टिव, मतलब कि वो प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं एम्बिस्पेक्टिव, ठीक है। अब पहले बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव की। तो प्रोस्पेक्टिव में हम क्या देखते हैं कि जैसे सबसे पहले हम इसमें क्या आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सपोजर एंड आउटकम। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए कि जैसे कोहॉर्ट स्टडी कर रहे हैं 1,17,000 नर्सेस का विदाउट कैंसर और सीवीडी, ठीक है। विदाउट कैंसर और सीवीडी, इसमें देखिए हम 2 टाइप के रिस्क फैक्टर देखते हैं, एक को जो है हाई रिस्क फैक्टर है और एक को रिस्क फैक्टर नहीं है, मतलब एक एक्सपोज्ड है और दूसरे नॉन एक्सपोज्ड है, ठीक है। हमने एक्सपोजर, और इससे क्या हुआ कि आउटकम क्या हुआ, इंसिडेंस ऑफ डिसीज़, ये है हमारा आउटकम, ठीक है, ये हो गया हमारा आउटकम। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हुआ और रिस्क फैक्टर से एक्सपोज नहीं हुआ, फिर हमने स्टडी को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब फिर हम समय के साथ साथ यहाँ से मतलब पैरेलली जाते हैं, पैरेलल टू टाइम, फ्यूचर है, तो हम ये देखते हैं कि अगर रिस्क फैक्टर से एक्सपोज है तो इसको डिसीज़ है कि नहीं डिसीज़ है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पर ये कि रिस्क फैक्टर से एक्सपोज है था और नहीं था, अगर एक्सपोज था तो उसमें डिसीज़ है कि नहीं है, और अगर नहीं था तो उसमें भी डिसीज़ है कि नहीं है। फिर हम दोनों के रेट को कंपेयर करते थे। वैसे यहाँ पर भी हम करेंगे कि रिस्क फैक्टर से पहले एक्सपोज किया, फिर उसके बाद फॉलोअप किया, तो फिर हम ओबीस थे कि नहीं थे। अगर ओबीस थे, जो जिनको रिस्क फैक्टर एक्सपोज है उसमें ओबीस थे कि नहीं थे, और जिनको नहीं एक्सपोज है उसमें भी ओबीस हैं कि नहीं है। फिर हम दोनों के इंसिडेंस रेट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया एक्सपोजर आउटकम को, फिर आउटकम क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ द डिसीज़, फिर या तो कैंसर हो सकता है या सीवीडी, ठीक है।
फिर उसके बाद हमने मल्टीपल आउटकम्स को देखा। और स्टार्टिंग टाइम क्या है, प्रेजेंट टाइम, मतलब जिस दिन से स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं वही क्या हो गया, हमारा स्टार्टिंग टाइम हो गया। और रिस्क फैक्टर क्या हो गया, ओबेसिटी, ये हो गया हमारा रिस्क फैक्टर, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टडी करते हैं मूव फॉरवर्ड विद द टाइम, समय के साथ साथ हम जा रहे हैं फ्यूचर में, तो ये कैसा स्टडी हो गया, प्रोस्पेक्टिव। इतना याद रख लो कि प्रोस्पेक्टिव में हम समय के साथ साथ आगे जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं, बैकवर्ड स्टडी नहीं करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव की बात करें तो इसमें हम बैकवर्ड स्टडी करते हैं, देखो पास्ट में जा रहे हैं, यहाँ पर हम बैकवर्ड स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें इसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि टायर मेकर्स जो होते हैं ये एक्सपोज्ड वाले हैं, ठीक है। नॉन एक्सपोज्ड क्या है, क्लरिकल स्टाफ्स। और यहाँ पर हम आउटकम क्या होता है मिलते हैं, डेथ, इंसिडेंस ऑफ डेथ, ये क्या है, आउटकम, ठीक है। और एक्सपोजर क्या है इनका, ये है एक्सपोजर, मतलब कुछ फैक्टर है कुछ फैक्टर नहीं है, नॉन एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड में कौन से आते हैं, टायर मेकर्स वाले, और नॉन एक्सपोज्ड में आते हैं क्लरिकल स्टाफ्स, ये हो गया रिस्क फैक्टर, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, यानी जो टायर बनाते हैं, और हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हम रेट्रोस्पेक्टिव में हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं, मतलब कि बैकवर्ड जाते हैं। जैसे हमने आज से स्टडी स्टार्ट करी, ठीक है, तो हमने ये देखा कि कितने लोगों को डिसीज़ है, कितने लोगों की डेथ हुई है, तो फिर हम इसके बैकवर्ड स्टडी जाते हैं, रजिस्टर चेक करते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि कितने लोग डायरेक्टली एक्सपोज थे और कितने लोग इनडायरेक्टली एक्सपोज थे। तो फिर उनमें हमने देखा कि कितनों को डिसीज़ है, कितनों को नहीं है। तो डायरेक्टली एक्सपोज में कौन से आते हैं, टायर मेकर्स, और इनडायरेक्टली एक्सपोज में कौन से आते हैं, क्लरिकल स्टाफ्स, ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग टाइम प्रेजेंट टाइम होता है, और इसमें बेटर एट इस्टेब्लिशिंग द कॉजलिटी, यानी यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले एक्सपोजर आउटकम निकालते हैं, फिर यहाँ पर बैकवर्ड स्टडी जाते हैं। बैकवर्ड स्टडी जाने के बाद हम एक्सपोज नॉन एक्सपोज देखते हैं कौन है, फिर उसके बाद जो होता है हम उसको स्टडी करते हैं, और यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, ठीक है, बैकवर्ड स्टडी है। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी की बात करते हैं। तो जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है वो हमारा टाइम और मनी दोनों सेव करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बैकवर्ड स्टडी कर रहे हैं तो हम रजिस्टर वगैरह देख लेंगे तुरंत, जिससे हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि हमें आगे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा है कि ये प्रिवेंट करता है एट्रिशन बायस को और हॉथरॉन बायस को, यानी इन दोनों को ये प्रिवेंट करता है। तीसरा एस्टैब्लिश करता है टेम्पोरलिटी को। चौथा है कि इंसिडेंस को कैलकुलेट करता है। और ये रिकॉल बायस को मिनिमाइज, मतलब रिकॉल बायस होता है इसके पास, यही इसका डिसएडवांटेज है। हमने प्रोस्पेक्टिव ऊपर क्या पढ़ा था कि रिकॉल बायस को वो मिनिमाइज करता था, बट ये रिकॉल बायस को बढ़ाता है, ठीक है, एरर होता है। लेकिन यहाँ पर एट्रिशन बायस और हॉथरॉन बायस नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पर फॉलो अप तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम बैकवर्ड स्टडी कर रहे हैं, तो बैकवर्ड में वो चीज़ें हो चुकी हैं, अब आगे थोड़ी होनी है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। अब बात करते हैं मिक्स्ड कोहॉर्ट स्टडी की। मिक्स्ड को हम और क्या बोलते हैं, एम्बिस्पेक्टिव। इसमें प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव दोनों एक साथ होती है, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल, हमने यहाँ पर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, और हमने ये देखा कि कुछ पर्सन्स को रैश था, कुछ को नहीं था। फिर हमने देखा कि मतलब उसको आगे जाके फॉलोअप किया, तो जब फ्यूचर में, तो उसमें देखा कि कुछ को कैंसर डेवलप है, कुछ को कैंसर नहीं है। तो जब हम समय के साथ साथ फॉलोअप कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में जा रहे हैं, तो ये हमारा प्रोस्पेक्टिव हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि कुछ को मतलब इंसिडेंस तो था स्किन रैश का, ठीक है। फिर देखा स्किन रैश था, तो हमने देखा कि स्किन रैश किस वजह से हुआ। तो हमने फिर बैकवर्ड स्टडी करी उसकी, मतलब समय के पीछे गए, उनमें देखा कि कौन जो है रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड थे और कौन रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड नहीं थे। तो हमने दोनों को जब कंपेयर किया, पहले देखा कि अगर हमें रिस्क फैक्टर पता लगाना है तो हम कहाँ जाएंगे, बैकवर्ड स्टडी करेंगे रिस्क फैक्टर पता लगाने के लिए। लेकिन अगर हमें आउटकम पता लगाना है तो हम फॉरवर्ड स्टडी कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पर हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कर रहे हैं और प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कर रहे हैं। तो ये हमारा कैसा हो गया, मिक्स्ड कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब एग्जांपल क्या है एम्बिस्पेक्टिव स्टडी का, तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं, फिर प्रोस्पेक्टिव करते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग टाइम क्या है, प्रेजेंट टाइम। यहाँ पर हम हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं रेट्रोस्पेक्टिव में, मतलब बैकवर्ड स्टडी करते हैं। अब कौन क्या क्या ले सकते हैं, रजिस्टर्ड पॉपुलेशन, मतलब रजिस्टर चेक करते हैं, उसमें जो पॉपुलेशन का जो डेटा है उसको एनालाइज करते हैं कि कौन रिस्क फैक्टर से एक्सपोज थे और कौन रिस्क फैक्टर से एक्सपोज नहीं थे। और फिर उसका आउटकम्स इन प्रेजेंट क्या है, स्किन रैश, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा प्रोस्पेक्टिव में, तो प्रोस्पेक्टिव में स्टार्टिंग टाइम था और एक्सपोज नॉन एक्सपोज का था, स्किन रैश किन को है और किन को नहीं है। फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर आउटकम हमारा क्या निकलता है, कैंसर, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। जैसे इन अ स्टडी बिगिन इन 1965 अ ग्रुप ऑफ 1965 में हमने स्टडी स्टार्ट करी। अ ग्रुप ऑफ 3000 एडल्ट्स इन द बाल्टीमोर वर
आस्क्ड अबाउट अल्कोहल कंजप्शन, यानी ये क्या हो गया एक्सपोजर, और उन्हें क्या क्या हुआ कैंसर, यानी ये हो गया आउटकम। वॉज स्टडीड इन द ग्रुप बिटवीन 1981 टू 1995, यानी हमने स्टडी कब स्टार्ट करी 1965 में, और कब हम देख रहे हैं आउटकम हमारा कब आया 1981 से 1995 के बीच में, ठीक है। और उन्हें एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड और दोनों का जो आउटकम निकला क्या निकला कैंसर, ठीक है। तो ये हम समय के साथ साथ पैरेलली जा रहे हैं। तो ये कौन सी टाइप की स्टडी हो गई प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी हो गई, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि 500 वोमेन है जिनकी एज है 40 से 54 साल 54 ईयर्स, प्रेजेंट ऑफ रूटीन चेकअप, आस्क अबाउट देयर मीट कंजप्शन, ठीक है। और फिर 20% ऑफ द वोमेन टर्न टू बी वेजिटेरियन, अच्छा। और इन शोइंग द 5 ईयर्स 5 वेजिटेरियन एंड 43 नॉन वेजिटेरियन डेवलप द कोलोरेक्टल कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्टडी डिज़ाइन। जैसे देखिए हमने देखा कि हम इससे कैसे पहचान सकते हैं, इससे हमारा दो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, पहला दो हमें इंडिकेटर दिख रहे हैं। जैसे पहला हमने क्या देखा कि इन शोइंग 5 ईयर्स, मतलब 5 साल बाद, यानी समय 5 साल हमारा क्या हो गया फ्यूचर में 5 साल बाद हम देख रहे हैं। और इसमें क्या है कि कुछ 20% जो थी वो वेजिटेरियन हो गई, मतलब 500 वोमेन थी उसमें से 20% क्या हो गई वेजिटेरियन हो गई, यानी कुछ इनमें क्या हो गया हॉथरॉन बायस, यानी हम एरर आ गया। इससे हमारा आउटकम इफेक्ट हो जाएगा ना, और इसमें 5 वेजिटेरियन और 43 नॉन वेजिटेरियन को कोलोरेक्टल, यानी ये आउटकम हो गया। तो इससे हमें क्या पता लगा सकता है कि हॉथरॉन बायस कहाँ पर हो रहा था प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी में। तो इसका आंसर प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी हो गया, ठीक है। अब इसमें हम समय के साथ साथ आगे चल रहे हैं, मतलब पैरेलल विद द टाइम, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट है। अब तीसरा हम बात करते हैं अ स्टडी इज़ बीइंग कंडक्टेड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द एनिलीन डाई एक्सपोजर एंड द ब्लैडर कैंसर, ठीक है। एनिलीन डाई एक्सपोजर और ब्लैडर कैंसर के बारे में हम पढ़ेंगे। हु हैव वर्कड इन हिज फैक्ट्री फॉर मोर देन 20 ईयर्स, यानी ये हो गया एक्सपोजर और ये होगा आउटकम। एनिलीन डाई हो गया एक्सपोजर और ब्लैडर कैंसर क्या हो गया आउटकम हमारा। और कैंसर अमंग द वर्कर्स हु हैव वर्कड इन द फैक्ट्री फॉर मोर देन 20 ईयर्स। फॉर द स्टडी 2 ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, 2 ग्रुप्स हमने बनाए, ठीक है। 1 ग्रुप डायरेक्टली हैंडलिंग द डाइस, एक ग्रुप जो डायरेक्टली डाई से एक्सपोज हो रहा है, और दूसरा क्या है कि जो इन ऑफिस वर्कर्स हैं जो कि डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है बल्कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है। ईयर्स ऑफ ऑक्यूपेशन इंक्लूड द एक्सपोजर, डिटेल्स वर कलेक्टेड इन द एग्जामिनिंग द पास्ट रिकॉर्ड्स, यही हो गया हमारा बज़वर्ड्स पास्ट रिकॉर्ड्स। तो ये किस टाइप की स्टडी है आप लोग कमेंट में बताइएगा किस टाइप की स्टडी है, ठीक है। हम लास्ट में इसका आंसर भी बता देंगे, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है आफ्टर द रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी इफ़ अनदर स्टडी इज डन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर अनदर 50 to 20 ईयर्स इज़ नोन एज, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव के बाद हम अदर स्टडी कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब प्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, तो ये किस टाइप की स्टडी है क्वेश्चन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं हम स्टेप्स ऑफ अ कोहर्ट स्टडी। कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट, ऑब्टेनिंग द डाटा ऑन एक्सपोजर, सिलेक्शन ऑफ द कंपेयरिंग ग्रुप, फॉलोअप और एनालिसिस। जिसकी हम ट्रिक दे देते हैं आपको SOSFA, सोफ़ा, ठीक है। सोफ़ा मतलब सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट, ऑब्टेनिंग द डाटा ऑन एक्सपोजर और सिलेक्शन ऑफ द कंपैरिजन ग्रुप, फॉलोअप और एनालिसिस। मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन ऑफ कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी में हमें कैसे स्ट्रेंथ को एसोसिएट करना है। पहला है रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो, मतलब अल्कोहल के और CVD के बीच में, मतलब एक्सपोजर और आउटकम के बीच में हमें क्या एसोसिएशन देखना है, ठीक है। जैसे हमने देखा अल्कोहल है, यस नो एक्सपोज है कि नहीं है, और ये CVD किनको डिसीज़ है किनको नहीं है। अब कुछ जो अल्कोहल से एक्सपोज थे उन्हें डिसीज़ हुआ तो उसको A बोल दिया, ठीक है। और जो अल्कोहल से एक्सपोज नहीं थे अगर उन्हें डिसीज़ हो गई तो उन्हें C बोल दिया। अब जो अल्कोहल से एक्सपोज थे लेकिन उनमें डिसीज़ अगर नहीं हुई तो उसको B बोल दिया। और जो अल्कोहल से एक्सपोज थे और जिनको डिसीज़ ना ही अल्कोहल से एक्सपोज थे ना ही डिसीज़ हुई तो उनको D बोल दिया, ठीक है। अरे इस तरह आप लोग देख लीजिए अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, ठीक है, और अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक,
ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक सेकेंड, एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक, ठीक है। एल्कोहलिक में क्या है, कुछ को सीवीडी हुई, कुछ को नो सीवीडी, और इसमें भी कुछ को सीवीडी हुई, कुछ को सीवीडी नहीं हुई, ठीक है। तो यानी एल्कोहलिक थे और जिनको सीवीडी हुई उनको ए बोल दिया गया, और एल्कोहलिक थे और सीवीडी नहीं हुई उनको सी बोल दिया गया, ठीक है, सॉरी बी बोल दिया गया। और कुछ जो नॉन अल्कोहलिक थे और उनको सीवीडी हो गई तो उनको सी बोल दिया गया, और कुछ जो नॉन अल्कोहलिक थे और सीवीडी नहीं हुई, नो सीवीडी, तो उनको डी बोल दिया गया। तो यही लिखा है ए बी सी डी, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें बात करते हैं रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो क्या होता है, ये फॉर्मूला दिया गया है कि इंसिडेंस ऑफ डिसीज एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस ऑफ डिसीज इन नॉन एक्सपोज्ड। यानी कि यहाँ पर देखिए इंसिडेंस ऑफ डिसीज़ एक्सपोज्ड कितना आया, देखिए जो एक्सपोज थे और उनमें डिसीज़ हो गई तो यानी ए वाले की हो गई, और दूसरा क्या है कि नॉन एक्सपोज थे लेकिन उनमें डिसीज़ हो गई तो यानी सी वाले की बात कर रहा है। तो अब बात करते हैं अगर उनका एवरेज निकालें तो ए अपॉन ए प्लस बी, ये क्या होगा, इंसिडेंस ऑफ डिसीज़ इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड, मतलब जो एक्सपोज्ड थे और उनमें से कितनों को डिसीज़ हुआ है उसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड। और नॉन एक्सपोज में जो नॉन एक्सपोज थे और उनमें से कितनों को डिसीज़ हुआ है, ठीक है, सी प्लस डी। तो यहाँ पर रिलेटिव रिस्क हमारा क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, ठीक है। ये हो गया हमारा रिलेटिव रिस्क। अब इसमें इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। तो अगर रिलेटिव रिस्क का रेशियो अगर 1 से कम आता है तो उसमें हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन, मतलब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है वहाँ पर। दूसरा क्या, अगर रिलेटिव रिस्क का रेशियो अगर 1 के बराबर आता है इसका मतलब वहाँ पर कोई भी एसोसिएशन नहीं है रिस्क फैक्टर का। तीसरा क्या है कि अगर रिस्क फैक्टर 1 से कम आता है, सॉरी रिलेटिव रिस्क, तो यानी वहाँ पर नेगेटिव एसोसिएशन है या इन्वर्स एसोसिएशन है और उसको प्रोटेक्टिव फैक्टर कहते हैं। अगर 1 आया तो मतलब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, 1 से ज़्यादा आया, और अगर 1 आया तो मतलब कोई एसोसिएशन, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है वहाँ पर, और अगर 1 से कम आया तो यानी वहाँ पर नेगेटिव एसोसिएशन है, प्रोटेक्टिव फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अब एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क जो होता है वो इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिटी फिजिशियन एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट, एग्जाम्पल एसोसिएशन बिटवीन द अल्कोहल एंड सीबीडी, ठीक है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है कि इसमें मतलब वही चीज़ें हम देखेंगे, यहाँ पर रिस्क फैक्टर है और डिसीज़ है। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है, इंसिडेंस अमंग द एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अमंग द नॉन एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस अमंग द एक्सपोज्ड इंटू 100, ये परसेंटेज में आता है। जैसे हमने क्या निकाला, एट्रीब्यूटेबल रिस्क इंसिडेंस अमंग एक्सपोज क्या थे, ए अपॉन ए प्लस बी माइनस इंसिडेंस नॉन एक्सपोज कितना था, सी अपॉन सी प्लस डी, और इंसिडेंस अमंग एक्सपोज कितना है, ए अपॉन ए प्लस बी इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या आ गया हमारा एट्रीब्यूटेबल रिस्क। और एग्जांपल के तौर पर हम ले कि मान लो एट्रीब्यूटेबल रिस्क है हमारा 80%, जिसका क्या मतलब होता है कि 80% ऑफ द सीवीडी केसेस इज़ एट्रीब्यूटेड टू एल्कोहल कंजप्शन, ठीक है। मतलब जो 80% है सीवीडी केसेस के वो एल्कोहलिक से एक्सपोज्ड हैं, ठीक है। अब तीसरे टाइप की स्टडी बात करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है ये पॉलिसी मेकर्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स के लिए होता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पार का इंसिडेंस ऑफ टोटल पॉपुलेशन माइनस इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। अब यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन दे रहा है तो टोटल पॉपुलेशन के लिए हमने देखो क्या निकाला था, अगर इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज निकालते तो ए अपॉन ए प्लस बी करते, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ टोटल पॉपुलेशन निकाला है तो मतलब ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो गया हमारा इंसिडेंस ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। और ए प्लस सी कर देंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर एक्सपोज नॉन एक्सपोज दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये हो गया हमारा फॉर्मूला ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी माइनस सी अपॉन सी प्लस टी और अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 100। तो ये परसेंटेज में आ गया हमारा पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं कि स्टडी ऑन एसोसिएशन बिटवीन द स्मोकिंग एंड द लंग कैंसर, ठीक है। और पार कितना है 90%। इंटरप्रेट द स्टेटमेंट।
अब जैसे हमने बताया कि पार अगर 90% आ गया, इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर स्मोकर है और लंग कैंसर है, तो पार 90% आ गया हमारा। इसका मतलब क्या है कि इफ़ स्मोकिंग इज़ एलिमिनेटेड एज अ रिस्क फैक्टर इन द पॉपुलेशन, 90% रिडक्शन इन द एनुअल इंसिडेंस ऑफ द लंग कैंसर, कि अगर हम स्मोकिंग को एलिमिनेट कर दें रिस्क फैक्टर के तौर पर, तो जो हमारा एनुअल इंसिडेंस लंग कैंसर का, उसमें 90% रिडक्शन हो जाएगा। अगर हम स्मोकिंग करना बंद करवा दें लोगों को, तो जो हमारा लंग कैंसर है वो 90% तक कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। PYQ आया था, इंसिडेंस ऑफ डिसीज़ अमंग एक्सपोज्ड वर्सेस इंसिडेंस ऑफ डिसीज़ अमंग नॉन एक्सपोज्ड। तो ये कैसा हो गया, रिलेटिव रिस्क। हाउ मच ऑफ डिसीज़ इज़ एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर एक्सपोजर, तो ये हो गया एट्रीब्यूटेबल रिस्क। अगर एट्रीब्यूटेबल रिस्क अगर हमने बताया था 80% है, इसका मतलब क्या है कि 80% CVD केसेस एट्रीब्यूटेड हैं अल्कोहल से, यानी ये क्या हो गया डिसीज़, और ये क्या हो गया रिस्क फैक्टर। यानी 80% जो मतलब कितना परसेंटेज ऑफ डिसीज़ एट्रीब्यूटेड है रिस्क फैक्टर से, उसको हम क्या बोलते हैं एट्रीब्यूटेबल रिस्क। और स्मोकिंग इज एलिमिनेटेड एज अ रिस्क फैक्टर, और 90% रिडक्शन इन द एनुअल इंसिडेंस ऑफ द लंग कैंसर केसेस, तो उसको बोलते हैं पार। अब इंडिकेशंस क्या है, मतलब यूजेस क्या क्या है कोहॉर्ट स्टडी के। पहला है कि एविडेंस ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड द डिसीज प्रेजेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस एंड सपोर्टेड बाय डिस्क्रिप्टिव एंड केस कंट्रोल स्टडीज़। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमें जो एसोसिएशन मिलता है, एविडेंस मिलता है एसोसिएशन का एक्सपोजर और डिसीज़ के बीच में, वो हमें कहाँ से मिलता है, डिस्क्रिप्टिव और केस कंट्रोल। पहले हम डिस्क्रिप्टिव करते हैं, फिर केस कंट्रोल करते हैं, तब जाकर कोहॉर्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमने पढ़ चुके हैं कि सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव करते हैं, फिर केस कंट्रोल करते हैं, तब जाकर हम कोहॉर्ट स्टडी करते हैं। एक्सपोजर इज़ रेयर बट द इंसिडेंस ऑफ द डिसीज अमंग दोज हु एक्सपोज्ड। अगर एक्सपोजर रेयर भी है लेकिन इंसिडेंस ऑफ डिसीज हाई रहता है अमंग दोज हु एक्सपोज्ड। कोहॉर्ट स्टडी जो होती है वो स्टेबल होती है, और यहाँ पर जो फॉलोअप ईजी होता है, कोऑपरेटिव होती है और ईजिली एक्सेसिबल होती है। स्टेबल होती है, यहाँ पर फॉलोअप ईजी होता है, और एक कोऑपरेटिव होती है और ईजिली एक्सेसिबल होती है। ठीक है, देखिए स्टेबल होती है, फॉलोअप ईजी होता है, यहाँ पर कोऑपरेटिव होती है और ईजिली एक्सेसिबल होती है, और यहाँ पर सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल होते हैं टू कैरी आउट स्टडी। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एक्सपोजर रेयर होता है लेकिन जो इंसिडेंस होता है वो हाई होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन से देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ द कोहॉर्ट एक्सेप्ट को, अब यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया तो हम प्रोस्पेक्टिव मान के चलते हैं। तो यहाँ पर एट्रिशन बायस होता है, बिल्कुल सही है, डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और रिकॉल बायस ये तो मिनिमाइज होता है, तो यानी ये एडवांटेजेस में आ गया। कोहॉर्ट स्टडीज़ आर एक्सपेंसिव, बिल्कुल सही है, टाइम टेकिंग होता है, कॉस्टली होता है, और कोहॉर्ट स्टडी इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, यहाँ पर हम लार्ज मतलब सब लेते हैं ना, यहाँ पर लार्ज सब्जेक्ट लेते हैं, तो यानी इसका हो गया रिकॉल बायस। ठीक है, अब तीसरा है कोहॉर्ट स्टडी वॉज कंडक्टेड विथ अ ग्रीन टी ड्रिंकर्स एंड नॉन ड्रिंकर्स टू स्टडी रिलेशन बिटवीन द ग्रीन टी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द डायबिटीज़ मेलाइटिस। यानी ये क्या हो गया एक्सपोजर, और ये क्या हो गया हमारा आउटकम। रिस्क रेशियो कितना आ गया 0.8। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो रिलेटिव रिस्क रेशियो और रिलेटिव रिस्क हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस ऑफ डिसीज इन एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस ऑफ डिसीज़ इन नॉन एक्सपोज्ड। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, इसका कहने का मतलब है ग्रीन टी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, ग्रीन टी रिड्यूसेज द रिस्क, ग्रीन टी हैज़ नो रिस्क, और डाटा इज सफिशिएंट। यहाँ पर रिलेटिव रिस्क कितना है 0.8, यानी ये 1 से कितना कम है, इसका मतलब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो यानी ग्रीन टी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस या ग्रीन टी रिड्यूसेज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। जैसा कि हमने बताया कि अगर 1 से ज़्यादा होता है तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, और अगर 1 से कम है तो कोई एसोसिएशन नहीं होता है, लेकिन 1 के बराबर है तो कोई एसोसिएशन नहीं है, और अगर 1 से कम है तो पॉजिटिव फैक्टर है, मतलब कि रिस्क को कम कर दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन टी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, ये पॉजिटिव फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर बात करते हैं स्टडी ऑफ स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। ठीक है, स्मोकिंग हो गया, लंग कैंसर, तो ये एक्सपोजर हो गया हमारा, ये आउटकम हो गया।
फाइंड द एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज फॉर स्मोकिंग एज 95%. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट. देखिए एक्सेप्ट पूछ रहा है यहाँ पर. इसका देखिए 95% केसेस ऑफ द लंग कैंसर कैन बी अवॉइडेड इन द स्मोकर्स इफ़ स्मोकिंग इज़ एलिमिनेटेड. बिल्कुल सही है. एट्रीब्यूटेबल रिस्क में क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज दिया है स्मोकिंग का, करेक्ट इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है. तो अगर 95% केसेस लंग कैंसर जो है रिडक्शन हो जाएगा अगर हम स्मोकिंग को एलिमिनेट कर दें. ठीक है. और दूसरा क्या है, 95% ऑफ द लंग कैंसर कैन बी अवॉइडेड इन द जनरल पॉपुलेशन इफ़ द स्मोकिंग इज एलिमिनेटेड. ये गलत हो गया. क्यों? क्योंकि कोहर्ट स्टडी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये इंडिविजुअल बेस्ड होता है. पॉपुलेशन में हम केवल इकोलॉजिकल लेते थे. ठीक है, इकोलॉजिकल वाले को हम केवल पॉपुलेशन में कंसीडर करते थे. बाकी ऑल स्टडी जो होती थी, ऑल स्टडी उसको हम इंडिविजुअल बेस्ड करते थे. इंडिविजुअल बेस्ड यानी इसका आंसर बी हो गया. आगे पढ़ लेते हैं. इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु डेवलप द डिसीज अमंग द एक्सपोज्ड पॉपुलेशन. इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु एक्सपोज द डिसीज अमंग. फ्रैक्शन ऑफ पीपल की बात कर रहा है, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है, तो ये सही है. इट इज़ मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द रिस्क डिफरेंस बाय इंसिडेंस ऑफ डिसीज इन द एक्सपोज्ड ग्रुप. बिल्कुल सही है. अब बात करते हैं दूसरे अदर क्वेश्चन की. इफ़ द कोहर्ट स्टडी कंडक्टेड आउट ऑफ दोज exposed to risk factor 10 are deceased and out of those who non exposed to risk factor 5 are deceased. तो रिलेटिव रिस्क पूछ रहा है. तो रिलेटिव रिस्क क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ डिसीज एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस ऑफ डिसीज नॉन एक्सपोज्ड. तो एक्सपोज्ड में कितने हैं, 10. ठीक है, और नॉन एक्सपोज्ड में कितने हैं, 5. तो सिंपली डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 2. ठीक है. हेल्थ अथॉरिटीज़ आर लॉन्चिंग द स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम by designing the different activities for smokers. They are very expensive. ठीक है, but still a useful as a large proportion of lung cancer will be eliminated if the smoking is stopped. The proportion of lung cancer can be indicated by. अब हमने देखो कहाँ पे पढ़ा था कि अगर हम स्मोकिंग को स्टॉप कर दें तो लार्ज प्रोपोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा. पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क पार में ही तो पढ़ा था आपने कि अगर हम स्मोकिंग को एलिमिनेट कर दें तो लगभग 95% रिडक्शन हो जाएगा कैंसर में, अगर 95% है पार तो. ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी कंप्राइजिंग 10,000 सब्जेक्ट्स 6,000 सब्जेक्ट्स वर पुट ऑन बीटा कैरोटीन एंड 4,000 वर नॉट. 3 आउट ऑफ फर्स्ट 6,000 डेवलप द लंग कैंसर एंड 2 आउट ऑफ द सेकेंड 4,000 डेवलप द लंग कैंसर. व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन. मतलब कि जो 6,000 लोग थे वो एक्सपोज्ड थे. ठीक है, और जो 4,000 लोग थे वो नॉन एक्सपोज थे. अब 6,000 में मतलब 3 को हो गया डिसीज्ड और बाकी जो बचे कितना बचे, 5, 9, 9, 7, ये हो गए नॉन डिसीज्ड. ठीक है. और 4,000 में ओहो, अब देखिए इसमें हमने देखा कि जो एक्सपोज्ड थे वो कितने थे, 6,000 बीटा कैरोटीन से, और जो नॉन एक्सपोज्ड थे वो कितने थे, 4,000. अब 6,000 में से जो 3 थे उनको डिसीज्ड हुआ और बाकी जो बच गए 5, 9, 9, 7 ये नॉन डिसीज्ड हैं. ठीक है. और 4,000 में बात करें तो कितने डिसीज़ हैं, 2 डिसीज़ हैं और बाकी जो बच गए कितने, 3, 9, 9, 8 ये है नॉन डिसीज्ड. ठीक है. अब हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन. तो हम इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें कुछ नहीं दिया तो हम रिलेटिव रिस्क पहले निकाल लेते हैं. तो रिलेटिव रिस्क क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ डिसीज़ अमंग एक्सपोज्ड, यानी कि 3/6,000 अपॉन इंसिडेंस ऑफ डिसीज़ अमंग नॉन एक्सपोज्ड, तो यानी 2/4,000. तो रिलेटिव रिस्क निकाल लो कितना आ गया. तो अगर हम इसमें काटें तो 2,000, यहाँ पर भी 2,000, तो डिवाइड करने पर कितना आ गया आंसर, 1. यानी यहाँ पर रिलेटिव रिस्क कितना आ गया, 1. इसका मतलब क्या हो गया, नो एसोसिएशन विद द रिस्क फैक्टर, विद द रिस्क फैक्टर. ठीक है. तो अब इसमें हम पढ़ते हैं क्या है, बीटा कैरोटीन इज प्रोस्पेक्टिव इन द लंग कैंसर, गलत है. दूसरा है बीटा कैरोटीन इज नॉट प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द लंग कैंसर. देखिए प्रोटेक्टिव कब आता है, जब रिलेटिव रिस्क जो है 1 से कम आए.
और नॉट प्रोटेक्टिव में मतलब नो एसोसिएशन। स्टडी डिज़ाइन इज़ नॉट सफिशिएंट, ये भी गलत है, सफिशिएंट तो है। बीटा कैरोटीन इज कार्सिनोजेनिक, मतलब इस फैक्टर प्रेजेंट है। जब ये कब आता है, जब मोर देन 1 हो, तो यानी ये दोनों तो नहीं हो सकते। बचा क्या यही, यहाँ पर नो एसोसिएशन लिखना चाहिए था, बट यहाँ पर अब कोई अदर ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो हम नॉट प्रोटेक्टिव पे ही जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। आगे के लिए हमारे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।